वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के स्पेशल वर्ल्ड कप T20 के एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख हाजिर हूँ और आज मुझे ज्वाइन कर रहे इरफान ज़हीर साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान ज़हीर साहब। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज दो मैचेस चल रहे हैं। पहला मैच हुआ बांग्लादेश और नेदरलैंड्स का, दूसरा मैच हो रहा है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, पहले बारिश हुई थोड़ा सा, उसकी वजह से डिले आ गया मैच, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि वो मैच उन्होंने से पहले बता दिया गया था कि 9 ओवर्स का मैच होगा, ठीक है। तो ये 9 ओवर्स का बताने का और जो सुबह शुरू में बारिश हो गई, इसका टीम के ऊपर क्या इन्हिसार पड़ा? क्या उनके थोड़ा सा जोश उनका थोड़ा कम हो गया? वो क्या लगता है? देखिए, इसमें ओवरऑल देखना पड़ेगा। ये प्रेडिक्शन तो रेन की कल भी मैच के अंदर थी और ओवरकास्ट जो था, वेदर काफ़ी ओवरकास्ट था, बट लकीली कहना चाहिए, अनलकीली कहना चाहिए, हमारा मैच कल हार गए। उस मैच में बारिश नहीं हुई और आज इनके मैच में बारिश आई। देखिए, जब भी वेदर आपका जब इस तरह का क्लाउडी हो या वेदर के अंदर आपको रेन की फोरकास्ट हो, तो हमेशा जो भी टीम टॉस जीतती है वो चेज की तरफ जाती है, ठीक है। और इसी तरह साउथ अफ्रीका ने भी टॉस जीत के चेज की पहले किया। फिर जब वो बैटिंग का टाइम आया तो ओवर कर्टेल कर दिया गया, रेन की वजह से 9 ओवर्स का मैच कर दिया गया। अभी जो करंट पोजीशन है, समहाउ उनके 4 आउट हो चुके हैं 46 पे, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन में है साउथ अफ्रीका। और मेरा ख्याल है कि जो भी वो टोटल करेंगे, कोई साउथ अफ्रीका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि चेस करना और दे हैव टू फेस ओनली 9 ओवर्स। तो 9 ओवर्स के लिहाज से और जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है जिम्बाब्वे की, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ अफ्रीका के लिए कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये तो सिंगल हैंडली वो इजीली मैच उनको जीतना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये अगर 20 ओवर्स का भी मैच होता तो जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रही है, वो उसी तरह ही मैच को इजीली अपने नाम कर लेते। और दूसरा, आपने जो पूछा पहले मैच के वाले से बांग्लादेश ने, देखे बैटिंग हमारी जितनी भी एशियन टीम्स हैं वो समहाउ इस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। जी, बांग्लादेश ने 144 बनाए और वो उन्होंने टारगेट दिया उसको, लेकिन फिर भी वो जीत गई। नेदरलैंड्स 135 पे ऑल आउट। देखिए, उसमें क्रेडिट देना पड़ेगा एक तो बॉलिंग लाइन को भी, जो बांग्लादेश की थी, उन्होंने तस्कीन अहमद की बात करना चाहूँगा, उन्होंने 4 आउट किए। उसके साथ तो बड़े क्रूशल जो मेरा ख्याल है मोमेंट थी, वो रन आउट थे। जब उन्होंने ओपनर को रन आउट किया, फिर लीड्स को उन्होंने रन आउट किया, ये बहुत क्रूशल था जो बांग्लादेश ने रन आउट किए। मेरा ख्याल है जो दोनों टीमों में डिफरेंस जो आया वो फील्डिंग का आया, और खासतौर पर जो रन आउट 2 क्रूशल किए उन्होंने, वो ही उनकी गेम को वे ले गए उनकी तरफ से, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये बड़ी हैं, रन जो ज़्यादा बनते हैं, भाग के रन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एशियन कंडीशन या विकेट्स के ऊपर आप देखते हो बाउंड्रीज कम होती है तो ज़्यादा चौके छक्कों पे निसार किया जाता है। बट इधर बाउंड्रीज बड़ी होने की वजह से आपको 2 या 3 रन लेने के लिए बैट्समैन कोशिश करता है और फील्डर को भी टॉस पे खड़ा होना पड़ता है। ठीक है नसीम साहब, आप मुझे बताएं, जैसे आज बारिश की प्रेडिक्शन थी और बारिश हो गई आखिरकार, तो क्या लगता है आपको कि अगर कल भी बारिश हो जाती तो शायद वो पाकिस्तान टीम के हक में बेहतर होता या नहीं? देखिए, वैसे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बारिश की वजह से हम मैच जीत जाए या हमें कोई बेनिफिट मिल जाए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कल पाकिस्तानी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, यानी कि मैं ये कहूँगा 1.5 मैच, यानी कि 1.5 मैच जो है वो पाकिस्तान जीत चुका था। बिल्कुल आखिर तक स्क्रीन के ऊपर ग्लू रखा सबको। मतलब अक्सर ये देखा गया कि भाई आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, 24 रन चाहिए, वो हो जाते हैं। बैड परफॉर्मेंस बॉलर की तरफ से हो जाती है। अच्छा, वो बैड परफॉर्मेंस भी नहीं होती होगी। इरफान बड़ी अच्छी तरह जानता है कि जब आप इतने बड़े मैच में मौजूद हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट है और आप आखिरी ओवर करा रहे हैं, तो आपके जहन में 10 चीज़ें आ रही होती हैं कि आप इसको जो है वो किस तरह बॉल कराएंगे। अगर छक्का पड़ गया तो आवाम क्या बोलेगी? लेकिन ये तो मैं कह रही हूँ हमारी टीम का हमेशा से इशू रहा नहीं है कि वो अंडर प्रेशर आके ठीक नहीं खेलते, तो लेकिन ये तो अब कोई हम इसको एक्सक्यूज़ नहीं कह सकते कि T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, पूरी दुनिया देखने आई है। अगर अंडर प्रेशर अगर हम आ गए तो हम आगे के मैचेस कैसे खेलेंगे? हमारे कई बॉलर्स जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आपने शादाब को भी आखिरी ओवर्स करवाते देखा होगा, और मुझे याद है कि जब भी आखिरी ओवर ज़रूरत पड़ती थी पहले के मैचेस में सकलैन मुश्ताक करवाते थे, और आपने देखा कि कभी भी ना वो रन देते थे और इवन विकेट भी निकालते थे। तो ये बॉलर की जिम्मेदारी हो जाती है। और कल तो माशाल्लाह हमारे तीनों बॉलर्स जो है उनसे लूज जो है वो बॉलिंग हुई है। मेरा मतलब कि शाहीन अफरीदी को 2 छक्के पड़ रहे हैं, हारिस रऊफ को 2 छक्के पड़ रहे हैं, तो अगर एक भी छक्का आप बीच में से रोक लेते तो फिर मैच बहुत डिफरेंट हो जाना था। चले भूल जाए अब इस मैच में हार जीत होती, लेकिन अब नए जो अगले आने वाले मैचेस हैं
उसमें इनको स्ट्रेटजी इस तरह बनानी चाहिए, टीम मीटिंग के अंदर इस तरह बात हो कि आपने फील्डिंग, अगर जैसे सेकंड बारी आपने एक टारगेट दे दिया है तो आप एक एक रन बचाएं। जिस तरह भी इरफान ने बताया, बांग्लादेश की टीम का मैच हुआ, उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की, क्योंकि कहते हैं कैचेस विंस द मैचेस। कैचेस आप पकड़े, फील्डिंग बेहतरीन करें उसमें, और आप इस तरह परफॉर्मेंस बेहतर अपनी कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी मैच हैं, आप सेमीफाइनल में भी जा सकते हैं, फाइनल में भी जा सकते हैं, तो सीखें आप पहले मैच से। सब ऐड करना चाहूँगा इनकी बात के अंदर कि हमने कई गलतियाँ की। बिल्कुल मैच टोटल 100% हमारे कंट्रोल में था, हमने भारत को काफी आखिर तक हम लोग जीत ही रहे थे, आखिरी ओवर तक जीत रहे थे, तो आखिरी बॉल तक जीत रहे थे जी। और उसमें हमने मिस्टेक जो की, उसमें जो मेजर मिस्टेक थी वो हमने कल भी कुछ बात की, कुछ मजीद मैं उसमें ऐड कर दूं। इसी तरह का सिमिलर हमने एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का 2010 में, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के गेंद भी हारा। उसमें भी हमें 3 ओवर में हमें 51 रन चाहिए था, और इसमें मोहम्मद आमिर ने पहले रन खा लिए, फिर इसी तरह सईद अजमल ने लास्ट ओवर किया, उन्होंने भी फिर 18 रन चाहिए थे, 3 छक्के माइकल हसी ने लगा दिए। तो वो हमें कल बिल्कुल उसी तरह का मैच की याद आया, फिर वो रिकैप था, और रिकैप कह लें, रिकॉल करना पड़ा मजबूरन हमें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब ऐसी कंडीशंस हों जहां आपको लगता है कि बैटिंग कन्वीनियंट है स्पिनर के अगेंस्ट, तो आपको पहले यूटिलाइज करना चाहिएगा। मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इधर बाबर को ठहरा रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनकी कैप्टनसी के ऊपर ये आप सवालिया निशान थोड़ा सा उठा रहे हैं कि शायद वो उस वक्त चेंज कर लेते। उसमें ये था कि जब आपके नसीम शाह के 2 ओवर किए और उन्होंने एक विकेट भी पहले ओपनर की ली, तो आपको उसी फ्लो के अंदर, उसी गो के अंदर उनके 4 ओवर कंप्लीट करने चाहिए थे। ठीक है। स्पिनर को जब यूटिलाइज किया जा रहा था तो एक एंड से स्पिनर को चलना चाहिए था, एक एंड से पेस अटैक होना था, ताकि आप एक एंड उनका ब्लॉक करते। हमने क्या किया कि पहले उनको 4-5 ओवर जब दोनों एंड से स्पिनर को लगाया तो उनको ब्रीदिंग स्पेस मिली, उनके बैट्समैन सेटल डाउन हुए। इसमें क्रिकेट में बोला जाता है, इसे किलिंग इंस्टिंक्ट बोलते हैं कि गो फॉर द किल। ये अप्रोच कैप्टन की होती है। इधर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको किलिंग इंस्टिंक्ट मतलब फौरन उनके ऊपर हमला करके आउट करने की तरफ जाना चाहिए। जैसे 4 आउट कर लिए थे तो आप इतना प्रेशर डालते कि आप 5वीं विकेट लेते, 6ठी विकेट लेते, मतलब उनको डरा के रखते हैं। मतलब 10 ओवर तक तो आप मैच जीत चुके थे, आपने लूज कर दिया। आप 2 डेकेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा कैप्टन जो नजर आएगा वो रिकी पॉन्टिंग नजर आएगा। रिकी पॉन्टिंग का और बाकी कैप्टन के अंदर डिफरेंस क्या था कि रिकी पॉन्टिंग कोई भी सिचुएशन हो, चाहे T20 हो, ODI हो या टेस्ट मैच हो, वो हमेशा विकेट्स के लिए जाता था, वो रन्स को बॉदर नहीं करता था। दो कि उसके पास बड़े बड़े नाम थे, मैकग्राथ थे, शेन वॉर्न थे, ब्रेट ली था, बट डिस्पाइट ऑफ बड़े नाम जो भी थे, अप्रोच कैप्टन की होती है कि किस टाइम पे किसको लगाता है। उस मैच का बताएंगे, मुझे याद है एक मैच के साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार चुका था, नजर आ रहा था। मैं कह रहा ये रिकी पॉन्टिंग क्या बार बार कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और वो मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया। इतना मैच था कि वो हार गए थे, सबने कहा हार गए, लेकिन उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी की, उन्होंने विकेटें सारी उनकी निकाल दी। अच्छा। मतलब इरफान सही बात कर रहे हैं कि आपको जो बिल्कुल किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि 4 विकेटें निकल गई, अब 5वीं, अब 6ठी, 7वीं, अगर आप स्पेस पे जाते और एक भी कोहली या अपना पांड्या आउट हो जाता तो ये कम से कम इतने आगे तक बिल्डअप ना कर सके। तो टॉप ऑर्डर को मतलब वो एकदम से अगर पाकिस्तानी टीम गिरा देती तो उसके बाद थोड़ा सा वो लोग भी कांपने लगे। टॉप ऑर्डर तो हमने आउट कर लिया, मिडिल ऑर्डर में जब पांड्या और कोहली खेल रहे थे तो उसकी विकेट लेने की ट्राई करनी चाहिए थी। विकेट आप इसी सूरत में ले सकते थे कि आपका कोई पेस अटैक उस पे बॉलिंग कर रहा होता। आपने अपने तीनों पेस अटैक को हटा दिया, दोनों एंड पे स्पिनर लगा दिए, जिसमें से उनको टाइम मिला सेटल डाउन होने का। उन्होंने शादाब के अगेंस्ट चांस नहीं लिया, क्योंकि शादाब की बॉल ज्यादा वैरायटी रखते हैं, लेग ब्रेक भी कर रहे थे, गुगली भी कर रहे थे। उन्होंने टारगेट उस दूसरे बॉलर नवाज को किया। फिर अच्छा चले, आपने ये नहीं किया था, आप कंटेन करने की तरफ आपका माइंड चला गया, तो उस टाइम चाहिए था बाबर को कि उसी टाइम फौरन आप एक नंबर इफ्तिखार से कराते हैं। इफ्तिखार कंटिन्यूसली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और डोमेस्टिक में बॉलिंग कर रहा है, तो आपका एशिया कप के अंदर उसने इवन फाइनल में भी बॉलिंग की, तो 15-16वां ओवर आप अगर उस टाइम इफ्तिखार से करवा लेते, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट हिटिंग नहीं हो पा रही। एशिया कप की एक बात करूंगा, वसीम जूनियर बॉलिंग करा रहा था, आखिरी ओवर जब उसको दिया मैंने कहा यार ये कप्तान ने क्या किया, इसको आखिरी ओवर दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने कहा था कि बाबर मुझे दो एंड आई विल डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, और उसने क्या प्यारा ओवर वो करवाया था। ठीक है ना, तो ये बॉलर की भी बहुत जिम्मेदारी आ जाती है जब कैप्टन ने बॉल आपके हाथ में दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, मतलब नो बॉल और वाइड तो कम से कम ना कराएं, और कोशिश करें कि उसको उस एंगल पे बॉल दें जहां बाउंड्री बड़ी है, ताकि अगर उधर वो शॉट भी मारता है तो 2 रन ले लेगा, 3 ले लेगा, तो उसको छक्के वाली बॉल तो ना। अच्छा नसीम साहब, इरफान साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, एक एक करके बताइएगा कि आगे क्या लगता है फ्यूचर के जो हम मैचेस खेलेंगे उसमें बाबर आजम अपना जो बॉलिंग ऑर्डर है वो कुछ चेंज करेंगे या नहीं? देखिए, अगर उसको चेंज नहीं भी करते, अगर वो टीम मीटिंग करते हैं और उनके अंदर
कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो बड़े मैचेस होते हैं इसमें आप चेंजेस ना लेके आए, लेकिन ठीक है आप वसीम जूनियर को उसमें एड अप कर सकते हैं। बॉलिंग स्क्वाड के अंदर नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, जिस दिन वो फ्लो में हुआ अपना वो आप देखें कि विकेट उड़ा के रख देगा। शाहीन अफरीदी की फॉर्म वापस आती है, पहले ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर है। आपने सिर्फ इनको कॉन्फिडेंस देना है और नर्व्स की गेम है कि अपने नर्व्स को जो है आखिरी बॉल तक आपने ये नहीं सोचना 10वें ओवर में कि अब हम मैच जीत गए। जब आपने सोचा कि हम मैच जीत गए वहीं पे आप लूज कर गए, वहीं पे लूज कर गए। आपने बिल्कुल आपने कहना है कि अगर 10 ओवर आप समझे कि आपने 12 ओवर में मैच खत्म करना है, आपने 13 ओवर में मैच खत्म करना है। जब ये स्ट्रेटेजी होगी तो बिल्कुल पाकिस्तान कमबैक करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगले मैचेस में। हमारे ना अगले दोनों मैच जो है ना वेका पर्थ में है। ये दुनिया की सबसे तेज तरीन विकेट कहलाई जाती है, पर्थ की विकेट जो है। इसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि जाना ही 4 पेस अटैक के साथ चाहिए, क्योंकि शादाब बॉल अच्छी कर रहा है तो एक ऑलराउंडर के तौर पे आप डाल सकते हो। और जिस तरह सर ने कहा कि वसीम जूनियर की इंडक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको बॉलिंग में भी स्टेबिलिटी देता है। अगर आपको लेट मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर कोई रन्स भी चाहिए तो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। तो एक मेरा ख्याल है कि अगले मैचेस के अंदर आपको खास तौर पे जो इन कंडीशन है जहाँ पे बॉल ज़्यादा बाउंस आ रहा है और तेज़ निकल रहा है, आपको 4 पेस के साथ जाना चाहिए। हाँ, एक ये ज़रूर कर सकते हैं, ये अब टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा बैंक करते हैं कि नवाज़ एज ए बैटिंग ऑलराउंडर हमें चाहिए, तो फिर आसिफ अली की खातिर खा को परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, तो आसिफ अली को आप बैठा के नवाज़ को खिला सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मेरा मानना यह है कि अगर आपने ज़्यादा रन स्कोर करने हैं अब, तो आपको फ़खर को डालना पड़ेगा और तेज़ रन करने हैं, क्योंकि तीनों बैट्समैन जो तीनों ओपनर्स हमारे दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर पे शान मसूद जो है, इनका स्ट्राइक रेट 1-10-15 का है। ठीक है। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अब इस तरह आप किसी भी टीम का देख लें, इवन दो मैं आपको कहता हूँ आप जिम्बाब्वे का भी देख लेंगे तो उनके भी ओपनर का स्ट्राइक रेट या नंबर 3 का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो तीनों प्लेयर हैं वो एक तरह का खेलते हैं, और मेरा मानना बड़ा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि अगर ये हमारे ओपनर आउट ना होते और शान मसूद भी खेल रहा होता, शायद 2 या 3 भी आउट होते, तो हमने तब भी टोटल इतना ही करना था, इससे ज्यादा नहीं कर पाते। शान मसूद का एशिया कप में भी अभी मैंने देखा कि हेड्स डाउन नहीं कहते जिसे, वो उस तरह करके बड़े इत्मीनान के साथ खेल रहा था। मुझे उसकी शक्ल पे बिल्कुल कहीं पे भी जो है ना परेशानी नजर नहीं आ रही थी। तो परेशान नहीं होना, आप इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, आप जाते हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़खर को खिलाएं, क्योंकि फ़खर फास्ट विकेट्स के ऊपर बहुत अच्छा खेलता है। यानी कि उसने सिर्फ बॉल को उसने डायरेक्शन देनी होती है और चक्का चौका लगता है। दूसरा मुझे उम्मीद है कि हारिस रऊफ पर्थ की विकेट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और कोई एक बॉलर भी फास्ट अगर अच्छा परफॉर्म करता रहता है तो दूसरा जो है वो बड़ा मोटिवेट होता है। एक विकेट ले रहा है, जिस तरह वसीम अकरम और वकार यूनुस दोनों का मुकाबला होता था कि आज 5 विकेटें कौन लेगा, तो अगर स्ट्राइक बॉलर हमारा अच्छा स्ट्राइक करता है तो दूसरे जो जूनियर बॉलर्स हैं उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है वहाँ पे। और उनकी एब्सेंस के अंदर बात करें हम, जब शहीनशाह अफरीदी 2-3 मंथ अवेलेबल नहीं थे तो सारी जो ऑनर्स था हमारी फास्ट बॉलिंग का वो हारिस रऊफ ने दिया, और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शायद उसके कैरियर की शायद बुरा 3 ओवर जो लास्ट उन्होंने कल किया और 2 बॉल थी और 4 बॉलें 2 छक्के खा लिए, जबरदस्त उसने किए। तो मैंने कहा ये 2 भी करवा लेंगे। जो 2 उन्होंने इस तरह की बॉल्स की, और खासतौर पे जो लास्ट बॉल की वो तो गिफ्ट था एक किस्म का कोहली के लिए। वही बात है कि कोहली इज अ प्लेयर, ये मानना पड़ेगा। व्हाट अ प्राउड बैट्समैन वो अपनी नेशन के लिए भी और क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए भी, कि उसने शॉट्स बनाई हुई है। वो ये नहीं वेट करता कि ये बॉल आएगी तो मैं हुक करूंगा, उसको पता है वो ट्विस्ट कर देगा। वो रिस्ट वर्क देखे कितना बेहतरीन करता है। इंडिया की तरफ से हमने देखा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेली गई। अच्छा, इसी के साथ हमारी एक इनिंग्स ब्रेक आ चुकी है। जिम्बाब्वे ने बनाए 79 रन बनाए और 5 विकेट्स उन्होंने हारी। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि 79 का 80 का उन्हें मिला टारगेट इन 9 ओवर्स। हाँ जी, 9 ओवर्स। तो अब साउथ अफ्रीका के लिए आप क्या देख रहे हैं? मतलब जैसे आपने कहा स्मूथ है अभी उनके लिए ये चेज करना। मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज होगी, और बड़ा इजी टारगेट होगा चेज करने के लिहाज से। और उनकी बैटिंग लाइन में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर ये लेट्स सपोज 100 अबव भी होता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम ना होता, क्योंकि 9 ओवर इतने कम ओवर्स हैं कि उन्होंने एवरेज उनकी ऑलमोस्ट जो बन रही है वो 7 और 8 की बन रही है। तो मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टारगेट है इजी टारगेट। इसमें एक और चीज है ना कि 9 ओवर्स में आपकी 10 विकेटें हैं, अब आपको विकेट गिरने की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ओपनिंग बैट्समैन आएगा वो आके हिटिंग स्टार्ट कर देगा, उसे पता है पीछे 9 बैट्समैन जो है पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वो आराम से इसको मेरे ख्याल से 7वें 8वें ओवर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब तो अभी आप दोनों के लिहाज से तो साउथ अफ्रीका की तरफ ज्यादा चांसेस इस मैच के जीतने के। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे क्या आप लोग देखते हैं फ्यूचर के? पाकिस्तान को अपनी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए या बॉलिंग के ऊपर अब ज्यादा नजरअंदाज? नहीं, बल्कि इसके अलावा तीसरी भी चीज़ है फील्डिंग। देखिए, अगर आप टॉस, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर टॉस हम जीत गए तो हम पहले फील्डिंग करेंगे। इस बात को भी थोड़ा ज़हन से निकाल दें और लेट इट ऑन द डे कि अगर आप टॉस हार जाते हैं आपको बैटिंग
पहले करनी पड़ती है, आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है। आपने यही है कि ओपनर्स बेहतरीन बैटिंग करें, जिस तरह इरफान ने कहा कि अगर आप फ़खर को डालते हैं तो जिस तरह रिजवान बड़े स्लो एंड स्टेडली गेम को लेके चलते हैं, वह फ़खर पिकअप कर सकता है। और अगर वो कुछ 20-30 रन भी स्कोरबोर्ड के ऊपर ले आता है तो उसके बाद अगर 1 डाउन बाबर आते हैं तो बाबर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम भी क्रिकेट खेलते रहे, इरफान ने भी खेली है, कि जब आप ओपन करते हैं और नई बॉल आती है ना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस समटाइम शेक होता है, या वो अपना जो नई बॉल होती है ना वो थोड़ा सा मैजिक भी कर देती है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता। तो बॉल थोड़ी सी रफ हो जाएगी। 1 डाउन अगर आता है बाबर और फिर चौथे नंबर पे शान मसूद, तो आप एक गेम बिल्डअप कर सकते हैं। उसका आप प्लान कर लें कि ओपनर्स जो है कम से कम 50-60 तक तो लेके जाएंगे। 1 डाउन आता है वो 190 तक ले जाता है, चौथा बैट्समैन आएगा 120 तक। इस तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले रन, तो आप एक टारगेट रखें कि हमने 200 रन बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद जब 200 के लिए आप जाएंगे तो अगर आप 180-175 भी जाते हैं तो इसको बड़ी अच्छी तरह आप कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जब दूसरी बारी आपकी आती है, आप सेंसिबल बॉलिंग कराएं, पहले से कैलकुलेशन कर लें कि हमने इस बॉलर को इस तरह बॉल करवानी है। और अगर कोई बॉलर जब बॉलिंग कराने आता है अपना स्पेल और वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल करा रहा है तो लेट हिम कंटिन्यू, क्योंकि वो एक फ्लो में आया हुआ है ना, आप उसे 4 ओवर करवा दे, हो सकता है वो 4 विकेटें निकाल जाए। तो ये चीज़ें ग्राउंड के अंदर कैप्टन के ऊपर डिपेंड करती है कि लुकिंग एट द कंडीशंस आपने अपने बॉलर्स को कैसे यूज़ करना है। और फील्डिंग में आपने एक रन बचाना होता है, एक रन बचाना होता है। और कैच तो डेफिनेटली, कैच तो ड्रॉप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो आपको तीनों अपने जो सेगमेंट्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, तीनों पे तवज्जो देनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमें पता है साउथ अफ्रीका भी कभी कभी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल टीम हो जाती है, ठीक है। अभी बारिश हुई हुई है पिच पे, मतलब आपके ख्याल से कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि साउथ अफ्रीका भी हार जाए ये मैच? देखिए, इसमें साउथ अफ्रीका के हारने का तो मुझे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बड़ा वो इजी टारगेट है उनके लिए खेलने के लिहाज से, तो इजीली वो इसको कर लेंगे। ऐसा कोई ऐसा मसला उनके लिए होगा नहीं। ठीक है। ज्यादा जो नजर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नजर आ रहा है कि जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि टीम के लिहाज से क्या इसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, हमें 2 चीजें करनी चाहिए। जैसे सर ने कहा कि बाबर अगर नंबर 3 पे आके खेलते हैं और मेरा ख्याल है एक अच्छा उनके लिए आउटकम बन सकता है। और उसके साथ साथ हमें जैसे फखर का ओपन पे अगर बाबर नंबर 3 पे आगे खेले, ओपनिंग ना करें, लेकिन मेरा ख्याल करेंगे नहीं। उनकी स्टेट ऑफ माइंड बड़ा क्लियर है इसमें। हाँ जी, मतलब एक तो कैप्टन भी है। हाँ। तो वो अच्छा, फिर वो जब जैसे एशिया कप में उन्होंने क्या इंग्लैंड के साथ, वो तीसरा मैच था मेरे ख्याल से, बाबर और रिजवान ने पूरा 200 स्कोर कर दिया था, सेंचुरी करके गए, तो कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टब नहीं होना चाहिए। आपने पहले एक जिक्र किया था कि जब प्लेयर फॉर्म में आया हो, ये क्या होता है, हमारे प्लेयर्स के कुछ दिन है कि कभी एक प्लेयर हमारा फॉर्म में होगा, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा टीम को मतलब हिला के रख देता है कि कुछ पता नहीं किस दिन कौन सा टीम प्लेयर आपका फॉर्म में हो, कुछ ना। अच्छा, हमें एक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप है। मैं इस पे कमेंट दे लूं, फिर इरफान इसके ऊपर बेहतर कमेंट देगा। कि फॉर्म होती है, प्लेयर के ऊपर बैट टाइम आता है, आपने कोहली के ऊपर देखा टाइम आया। साउथ अफ्रीका ने पहले ही ओवर में 23 रन बना लिए हैं। तो इरफान साहब क्या कहना है अब आपका इस पे कि एक ओवर में 23 रन, मतलब आते साथ चौका छिक्का उन्होंने लगा दिया है। देखिए, हमारे पूल में ना 3 टीम ऐसी हैं जिनका आपस में कंपटीशन मुझे लगता है कि नेक ऑफ टाइम जाके टाइट होगा। वो पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इन 2 टीमों ने आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो साउथ अफ्रीका इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह माइंड में रखते हुए तेज़ खेलने की ट्राई करनी थी। और इन तमाम ऐसे हरीफ जो ज़रा कंपैरेटिवली ईजियर टू बीट हैं, उनको उन्होंने बड़े टारगेट से हराना है। इसी चीज़ को रखते हुए कि अगर लेट्स सपोज पॉइंट टेबल पे आगे जाके सब टीमों के पॉइंट्स बराबर आते हैं, तो पॉइंट्स टेबल पे अगर जिसकी रन रेट अच्छा होगा वो आगे क्वालिफाई करेगा। और उन्होंने आज जो कंडीशन गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर देखा कि सिर्फ हार्डली दे हैव टू चेस ऑलमोस्ट 80 रन इन 9 ओवर, तो 80 रन का तो उनके असले हाथ से उनके अगर 2-4 विकेट गिर भी जाती हैं तो उन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट वो कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल इसको कवर किया जाए। दूसरा, जो प्रीवियस हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की फॉर्म वाली, वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे लिए कि अच्छा, फॉर्म बैट्समैन की भी होती है, बॉलर की भी होती है। जैसे हम अगर बात करें शहनशाह अफरीदी, हमारा सबसे एक यूनिक बॉलर, सबसे कह लें कि हमारा स्ट्रेंथ है बॉलिंग लाइनअप के अंदर। जी, अभी उन्हें रिसेंटली इंजरी भी हुई, उसके बाद उनकी फिटनेस जी, मैं वही कह रहा हूं कि कल हमें साफ नजर आ रहा था। एक तो उनके भागने के अंदर वो रिदम नहीं था, उनकी जो पेस भी था वो भी 5-6 नॉच नीचे था। नॉर्मली वो 145 प्लस करते हैं, तो उन्हें अभी थोड़ा सा रेस्ट और करना चाहिए। 135 नहीं, उसमें सिर्फ वो था प्योरली लैक ऑफ प्रैक्टिस मैच थी वो। और जो ग्रेजुअली जितना वो खेलेंगे उतनी जल्दी मैच प्रैक्टिस आएगी। आल दो कि उन्होंने 2 प्रैक्टिस मैच खेले, एक में 2 ओवर किए, एक में 4 किए,
बट मैच प्रैक्टिस इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपका प्रॉपर जोर एक प्रॉपर जो मैच होता है उसमें लगता है। जितनी मर्जी आपने प्रैक्टिस की हो, जितनी मर्जी रीहैब करके आप आए हो, अनटिल अनलेस आप जब तक मैच नहीं खेलते वो आपकी फिटनेस या वो प्रैक्टिस वापस नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि शहनशाह अफरीदी के लिए अच्छा साइन है कि वो दोबारा से वो एनर्जी, वो तमाम वो मोमेंटम गेन करें जिसके लिए वो फेमस है। और मेरा ख्याल है कि जो उनकी यूनिकनेस है पहले ओवर के अंदर विकेट लेने की, वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एक अल्लाह ताला ने उनको एक ब्लेस किया इस चीज़ के। और जो अपोजिशन के ऊपर थ्रेट आता है कि ये पहले ओवर के अंदर आके हमें आउट करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है अपोजिशन के ऊपर। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी फ़खर भी अगर आते हैं तो फ़खर को भी शायद एक दो इनिंग्स उनको भी सेटल डाउन होने में लगे, क्योंकि आते साथ रीहैब के साथ आप ये बहुत कम होता है, रेयर होता है कि आप आके उसी तरह फ्लो में आ जाए। तो बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी एक बेहतर और जल्दी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताएं, जो हमने देखा बांग्लादेश और नेदरलैंड्स का, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि नेदरलैंड्स को क्या बेहतरी लानी चाहिए अपने आगे वाले मैचेस के लिए? देखिए, नेदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और आयरलैंड हो गया, ये तीनों टीम्स किसी दौर के अंदर इनके प्लेयर्स सिर्फ जब कोई इवेंट होता था तब जेलिन होते थे इकट्ठे होके 15-20 दिन पहले, नॉर्मली 11 मंथ या वो कहीं जॉब वगैरह करते थे। अब इनके लड़के प्रोफेशनल हो गए हैं। लास्ट 2-3 साल से अब ये सब लड़के काउंटी और लीग क्रिकेट खेलते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके भी अब क्रिकेट खेलते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये आ गया कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर आना शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं कि हर इवेंट के अंदर ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ये क्वालिफाई भी करते हैं। तो अब इनके लड़कों की परफॉर्मेंस, इवन हमने जो लास्ट सीरीज खेली थी यूई जो एशिया कप से पहले नीदरलैंड में, वो बड़ी मुश्किल से हमने पाकिस्तान ने अपने लास्ट 2 मैचेस इनसे जीते थे और बड़ा टफ टाइम दिया इन्होंने। और अभी भी 1-2 मैचेस जो इन्होंने जीते हैं जो क्वालिफाइंग राउंड के अंदर, वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का खेले हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज वो थोड़ा सा अनलकी रहे रन आउट होने की वजह से। अगर रन आउट ना होते उनके 2 मेन प्लेयर तो ये इजीली बांग्लादेश को शायद आज ये मैच हरा देते, क्योंकि ये कंडीशन इनको सूट करती है। शायद आज उनके प्लेयर्स भी फॉर्म में नहीं थे। और इसी के बाद नसीम साहब आप बताएं, जो आपसे मेरा सवाल था पहले फॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, ये तो दुनिया भर में देखा गया, कोई सी भी स्पोर्ट्स, आप फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, क्रिकेट देख लें, इसमें फॉर्म पे कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं चलना चाहिए। मुझे याद है कि जावेद मियांदाद साहब बड़ी अच्छी क्रिकेट बैट्समैन थे, वो कभी कभार आउट ऑफ फॉर्म होते थे लेकिन 1-2 मैचेस के लिए, और तीसरे मैच में वो कम बैक करते थे, वो 50 मारते थे, 100 मारते थे। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े लेफ्ट हैंड खूबसूरत बैट्समैन थे माइकल बेवन, उनको मैंने कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा। वो जब भी उनको टीम में डाला है, बल्कि वो तो मैच विनिंग बैट्समैन तक रहे हैं। तो दूसरा बात ये होती है कि जब आप आउट ऑफ द फॉर्म है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि जितना आप प्रैक्टिस में आएंगे आप अपने रिदम में वापस आ जाएंगे। बेशक आप बॉलर हैं, बेशक आप बैट्समैन हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे तो फिर वो आपके लिए भी नुकसानदेह और टीम के लिए भी नुकसानदेह। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बैड पैच हर एक पे आता है, बॉलर्स पे भी आता है, बैट्समैन भी आता है। उसकी प्राइम एग्जांपल विराट कोहली की है। वो 3 साल जो दुनिया का सबसे तेज रन्स बना रहा था, रन मशीन बोला जा रहा था, उस पे बैड पैच आया और वो 3 साल सेंचुरी नहीं बना सका। उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा उनको कि उनको पहले तो कैप्टनसी उनसे छिन गई, फिर अभी ये बात हो रही थी कि शायद उनको ये लास्ट उनका वर्ल्ड कप है T20 का। रवि शास्त्री की एक स्टेटमेंट आई 2 दिन पहले कि विराट कोहली और ये रोहित शर्मा का प्रॉब्ली ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा। और ये इस तरह की शायद जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी परफॉर्मेंस वो नहीं ले जा रही। बट जिस तरह उन्होंने कल एक अपॉर्चुनिटी को लिया, तो अगले में टेस्ट मैच तो सॉरी अपने वर्ल्ड कप तक अपने आप को पक्का करवा लिया। देखिए, बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है कि अगर उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद वो फिर कोई भी नहीं कर सकता वो जो वो कर देता है, क्योंकि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। ये क्रिकेट में एक बड़ी सेंटेंस बोला जाता है कि क्लास परमानेंट होती है। तो उसने अपनी क्लास शो की, और जिस तरह हम उनके छक्कों की बात कर रहे थे, खासतौर पे जो हारिस रऊफ पे एक स्लो वन पे उन्होंने स्ट्रेट छक्का लगाया, वो मेरा ख्याल है एक उनकी क्लास ही थी, जिस तरह का उन्होंने मुश्किल बॉल के ऊपर छक्का लगाया। तो ये इस तरह इनिंग्स बिल्ड करना, फिर इस तरह मुश्किल टाइम पे आके हमारी बॉलिंग लाइनअप बड़ी अच्छी थी, उसको टारगेट करना। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर हिटिंग के लिहाज से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप पावर हिटिंग इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप एशिया की कंडीशन के अंदर आप करते हो या इंग्लैंड के अंदर करते हो, क्योंकि डायमेंशन जिस तरह मैंने आपको बताया बड़ी है, किसी जगह पे नहीं बाउंड्रीज की मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं, लंबी बाउंड्री, कोई छोटी 7 की है, कोई 90 की है, किसी एंड पे है। तो आपने एक तो बॉलर को टारगेट करना है, दूसरा आपने देखना है जब मैंने हिट कर रहा हूँ तो बाउंड्री के साइड पे छोटी है, तीसरा आपने ये देखना है कि क्या विंड तो नहीं चल रही, जिस तरह कल काफी विंडी एटमॉस्फेयर था। जब विंड चल रही है तो आप छक्के की ट्राई करेंगे तो बॉल कई दफा खड़ा हो जाता है, वो वापस की तरफ स्क्रोल करता है। तो आप ये एक अच्छे बैट्समैन की या जिसकी गेम अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। अगर तो बैट्समैन को ये प्रॉपर गेम अवेयरनेस है
किस बॉलर को टारगेट करना है, किस एंड पे मैंने जाके अटैक करना है और विंड के किस साइड पे है। और जैसे मैं बात कर रहा था सईद अजमल की माइकल हसी के लिहाज से, तो माइकल हसी ने इसी चीज़ का फ़ायदा लिया। हमने गलती ये की कि जब सईद अजमल को बॉल दी, शायद कैप्टन शाहिद अफरीदी की उस टाइम भी अप्रोच ये थी कि ये ऑफ स्पिन करता है, गेंद बाहर निकलेगी। बट माइकल हसी ने एडवांटेज ये लिया कि विंड चल रही थी, उसने सिर्फ हिट करता था, मिडल करता था, वहाँ बाहर एडवांटेज ली उसने, एडवांटेज ली। तो इस तरह ये सारी चीजें मैटर करती है। और इवन जो कोहली का कल छक्का हुआ वो भी पूरा बैट पे नहीं आया था, टो ऑफ बैट था, ठीक है, जिसपे नो बॉल की कंट्रोवर्सी बनी और सारा कुछ हुआ। तो वो भी अब मुझे लगता है कि विंड उस साइड पे चल रही थी और विंड उसको लेगी बाउंड्री के पार, क्योंकि कोहली तो खड़ा हो गया था, वो तो नो बॉल को क्लेम करना शुरू कर दिया उसने। और इस पे भी एक बड़ी कल से कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी काफी चल रही है, तो उसके ऊपर आप कुछ कमेंट हमें लगा था कि आप चाह रही हो उससे बात करना। जी, वो तो टॉक ऑफ द टाउन है, उसके ऊपर बात बहुत बोला गया है कि एम्पायर्स ने बहुत ज्यादा फेवर किया इंडिया की टीम को, ये हर जगह। देखिए, इसमें डिस्कशन तो बिल्कुल हो रही है कि बीसीसीआई का बड़ा रूल है, बड़ा इम्पैक्ट रखता है आईसीसी पे, वो तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जिस तरह वो इन्होंने रिफ्यूज किया पाकिस्तान में खेलने के लिहाज से, तो आईसीसी ने कोई बयान नहीं दिया। इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फौरन कह दिया कि आपके लिए हम न्यूट्रल वैल्यूज देखते हैं। जब पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी तो फिर वो खामोश रहे। तो उनका इन्फ्लुएंस तो है, ये हम सब मानते हैं। अब वो कल कंट्रोवर्सी की बात थी जब इतने क्रूशियल टाइम के ऊपर पहले अंपायर ने 1 गो में नो बॉल नहीं दी। जब नहीं दी, बैट्समैन डिमांड कर रहा है, आपने नो बॉल दे दी। बाबर ने बिल्कुल राइटली उसको क्लेम किया कि आप इसको डिसीजन को रिव्यू करें। बिल्कुल, आप थर्ड अंपायर का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जहां अंपायर को लगेगा किसी बैट्समैन को या बॉलर को एम्बिग्युइटी लगेगी, डाउट फील होगा, उधर आप थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, रिव्यू ले सकते हैं, वो पूछा जा सकता है। जैसे कैच की अश्विन ने जब कैच लिया, आपने रिव्यू लिया, फिर एक रन आउट था, उसमें डाउट आ गया रन आउट है या नहीं, तो आपने रिव्यू थे। नो बॉल के ऊपर भी बड़ा आम है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा इरफान, ये बताइए, नो बॉल का रूल तो उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, वो जो छाती के ऊपर आ रही है या उससे ऊपर है, वो आके आपको लगती है या पीछे निकल जाती है, फिर तो आप नो बॉल दे दें। जब बैट्समैन ने उसको बड़ा इजीली खेल लिया तो इट मींस दैट वाज अ प्लेएबल बॉल। नो बॉल तो जब होगी ना कि आप प्लेएबल नहीं है। जब रूल बनेगा ना, रूल में फिर ये नहीं देखा जाएगा कि बैट्समैन ने खेल लिया या नहीं, वो रूल तो इस तरह ही बनेगा, क्योंकि फिर वो कभी कहेंगे जी बैट्समैन खेल नहीं पाया, तो वो रूल तो बन गया, चले वेस्ट आउट से। अब उसमें 2 चीजें थी, एक तो वेस्ट हाइट से नीचे था, दूसरा कोहली एक स्टेप काफी आगे आया था, तीसरा ये था कि कोहली बेंड हुआ था, उसको पुल मारने के लिए उसका नी की पोजीशन देखे तो ये थर्ड अंपायर के पास बात जानी चाहिए ताकि वो सारे एक्शंस रिप्ले में, स्लो एक्शन में करके वो देख लेते। अगर आप एलिवेटेड खड़ा होता कोहली तो शायद उसकी ये थाई के पास बॉल आती, तो जब वो बेंड था इसकी वजह से उसकी वेस्ट का आपको लग रहा है, तो ये किसी भी सूरत नो बॉल नहीं थी। इसीलिए उसमें नासिर हुसैन ने, ब्रैड होज ने जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया और कल से ट्रेंडिंग ये चल रही है कि क्यों नहीं लिया गया। और देखिए ना, उसका ये भी नुकसान हुआ ना कि नो बॉल हो गई, फिर आपने आगे फ्री हिट दे दी और फ्री हिट वाली बॉल पे वो आउट भी हो गया। हाँ जी। तो ये तो सारा अच्छा, उस पे भी एक कंट्रोवर्सी बनी कि जब बोल्ड हो गया तो डेड बॉल देनी चाहिए, डेड बॉल, लेकिन मैंने आईसीसी के रूल्स पढ़े और फिर वो रन्स भी लेते रहे, तो हमारे प्लेयर्स भी उस वक्त बस खड़े थे। हमारे प्लेयर्स को शायद पता नहीं था इस बात का, कि रूल का पता नहीं था। इनका ख्याल था कि ये डेड बॉल डिक्लेयर कर दी जाएगी कि वो बॉल्ड हो गया। लेकिन क्या ये रूल अब नया चेंज हुआ है? जी, कुछ अर्सा पहले नया चेंज हुआ, बट इसमें आईसीसी को भी अपडेट करते रहना चाहिए। हमारे प्लेयर की गेम अवेयरनेस भी इतनी होनी चाहिए। शायद मेरा ख्याल है उनके प्लेयर्स को भी ना पता होता, उन्होंने रिस्क लिया कि अंपायर क्या करते हैं, सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी, कर लो पहले, बाद में देखेंगे। तो वो उस लिहाज से 2-2 3-3 रन जो होते हैं, ये क्योंकि क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी पहले ऐसे नहीं हुआ कि आपकी फ्री हिट के ऊपर बॉल हुआ हो तो रन लिया हो, नॉर्मली वो रुक जाते हैं। बट वो कल सिचुएशन ऐसी थी, अगर वो रन ना लेते तो मैच हार जाना था उन्होंने। पता है मैच इतना क्रूशियल पॉइंट पे पहुंच चुका था कि उन्होंने रन ले लिए, वही वाली बात उनका बाद में देखी जाएगी और उन्हीं के हाँ जी फैसला उनके। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूं कि मैच फिर से एक दफा जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का फिर से डिले हो गया। अच्छा। तो अब क्या होगा आगे इरफान साहब? अगर तो वैसे तो क्रिकेट के अंदर T20 के अंदर होता है कि अगर 6 ओवर का मैच हो जाए तो फिर वो मैच को डिक्लेयर किया जाता है डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो देखना पड़ेगा कितने ओवर्स का हुआ है, अगर तो 6 ओवर तक नहीं गया तो फिर नहीं, अभी तो खाली 1 ओवर हुआ। 1 ओवर हुआ तो फिर ये रुक गया मैच। अगर ये दोबारा मैच कंटिन्यू नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है ये 1-1 पॉइंट दिए जाएंगे दोनों टीम को। दोनों को पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और वो जो पहले आप सवाल पूछ रही थी ना, उन्होंने मेरे ख्याल से तेज खेलना इसलिए शुरू किया था कि उनको अंदाजा था कि किसी वक्त बारिश दोबारा हो सकती है, और उन्होंने कहा कि चलो पहले से मारे। और ये स्ट्रेटेजी जो है ये हमारे प्लेयर्स की भी होनी चाहिए। जब भी आप मैच में जाते हैं आप अटैकिंग खेलें, क्योंकि ये T20 इसमें आप रोक के जितना खेलेंगे उतनी बॉल जाया होगी। टेस्ट मैच तो है नहीं, तो पहली बॉल से आप अगर बॉलर के ऊपर अटैक करेंगे
तो बॉलर अपनी लाइन लेंथ भी भूल जाता है और आपका अटैक शुरू हो जाता है। आप 2-4 छक्के मारे, चौके मारे, अगर आउट भी हो जाते हैं तो कम से कम आप बॉल की शाइन ख़राब कर देते हैं, आप आने वाले के लिए थोड़ा रास्ता बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से T20 ऐसी कि हमें एग्रेसिवली इसको खेलना चाहिए। और उसमें ना अब ये जिस तरह हमने कहा कि एक पॉइंट मिल जाएगा और हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अभी कितना वेट करेंगे पहले एक दफा फिर से मैच को रिज्यूम करने के? देखिए ये तो टाइम फ्रेम होता है 1.5 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा रखा होता है कुशन। ठीक है। और ये वैसे ही डे लाइट मैच था तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा वो अब वेट करेंगे, प्रॉब्ली हाफ एन आवर का टाइम मेरा ख्याल है उसमें वो वेट करेंगे और उसके बाद वो पॉइंट्स जो उन्होंने 9 आवर्स की अब कंप्लीशन का टाइम डिसाइड किया ना, बेसिकली 9 आवर फर्स्ट इनिंग और 9 आवर सेकंड इनिंग्स का, अब वो 9 ओवर की कंप्लीशन के वेट तक करेंगे। अगर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक दफा वो कट डाउन कर चुके हैं, मजीद आगे जाएगा तो वो इसको फिर अच्छा मैंने देखा कि जैसे यूके वगैरह में मैचेस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इसी बात पे मैच फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया है, बारिश थम गई। अच्छा ये मैं कहने लगा था कि हमारे जैसे यहाँ पाकिस्तान में बारिश होती है ना कि बारिश नहीं हो रही तो 6-6 महीने नहीं हो रही, होना शुरू होती है तो 3-3 दिन हो रही है। अच्छा यूके में भी जब मैचेस हो रहे होते हैं वहाँ बैठे होते हैं, एकदम से बादल आते हैं, शॉवर्स आते हैं, उसके बाद एकदम मैच क्लियर हो जाता है। अच्छा लेकिन उन्होंने फिर से ओवर्स कम कर दिए, अब 9 से 7 ओवर्स पे आ गए। मैंने आपको बोला कि मिनिमम 6 ओवर तक तो ट्राई करते हैं वो। ठीक है, तो वो उनको मैच निकल जाए, डीएल मेथड पे चला जाएगा, उसी पे जा रहा है, उसी पे कैलकुलेट करके ना। हाँ जी, उन्होंने अब कह दिया कि 36 रन चाहिए 34 बॉल्स में, उन्होंने मतलब उसी तरह रन्स भी कम कर दिए और बॉल्स भी कम कर दिए। तो उन्होंने इसीलिए तेज आके खेले कि उन्होंने मैच अभी से कोशिश करेंगे अब तो खाली 36 रन चाहिए, 2 ओवर चाहिए उनको, जिस तरह पहले ओवर में किया 2 ओवर और मिल गए, मैच क्लियर कर देंगे वो। ठीक है, आप कह रहे थे कि अगर तो 1-1 पॉइंट मिल जाता है तो ये हमारे फेवर में, उसके ऊपर क्योंकि जब हम हारते हैं और पाकिस्तान 90% ऐसी होता है किसी इवेंट में जाता है तो फिर हमारी इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन आ जाती है, ये हार जाए, वो जीते वो बारिश हो जाए, हमें पॉइंट मिल जाए, इसके कम हो जाएंगे, हमारा इधर से चांस है। तो ये तो हमारी ट्रेडिशन 50 साल से क्रिकेट को देख रहे हैं हम। 92 का वर्ल्ड कप हम जीते ही ऐसे थे, दुआओं के ऊपर जीते थे। और इंग्लैंड का वो मैच हो गया हमारे अगेंस्ट, बारिश होगी तो हमें पॉइंट मिल गया। तो ये उस लिहाज से जरूरी है कि उनका पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3 टीमों में कंपटीशन पड़ेगा, पाकिस्तान, अफ्रीका और इंडिया। अच्छा आपको लगता है कि आखिर तक ये स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स आगे जा रही हैं आपके लिहाज से? जी बिल्कुल, ग्रुप के लिहाज से ये तीनों टीम का आपस में कंपटीशन आएगा और इन्हीं 3 में से 2 को जाएगा। बाकी जितनी टीम्स हैं T20 में सारी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट ऑन द पेपर्स, ऑन द स्टैट्स बेस में बात कर रहा हूं, और ऑन द डे भी है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस निकलती है। जैसे कल हम मैच जीते हुए थे, आखिर तक जीते हुए थे, दुआएं भी काम नहीं आई और कल तो बारिश ने भी साथ नहीं दिया था। ऐसा ही है। तो ये है कि पाकिस्तान के लिए उस लिहाज से बेहतर है कि अफ्रीका का पॉइंट कम हो जाएगा एक, तो वो कोशिश कर रहे हैं रन रेट ऊपर करने के लिहाज से, हमारे चांस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जैसे इरफान ने कहा था कि वो अपनी एवरेज बेहतर कर रहे हैं, तो वो एवरेज तो बेहतर हो जाएगी लेकिन एक पॉइंट उनका जाया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक खैर आगे बारिश पे पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, लेकिन अब भी खाली रन चाहिए 32 बॉल्स पे। अच्छा हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है, कल एक मैच होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, और वो भी बड़ा जबरदस्त मैच है, 4 PM पे पाकिस्तान के होगा। आखिरी कुछ चंद लम्हात है हमारे पास। इरफान साहब एक आखिरी, और आपसे भी नसीम साहब, आखिरी मैसेज देते जाएं आप पाकिस्तानी टीम को। मैच के पहले उस पे बात कर लें, कल वाले मैच पे तो बड़ा ऑस्ट्रेलिया अपनी होम ग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है, और वर्ल्ड कप चैंपियन है, और जो श्रीलंका है वो एशियन चैंपियन है। एशियन चैंपियन होने के बावजूद श्रीलंका बिट्स एंड पीसेस में अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना मेथड जो है वो ऑल टुगेदर चेंज कर लिया, वो अटैक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी वी ऑल नो कि वो उनका तो एक ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। जल्दी से कमेंट दे दें आने वाले मैच में यही है कि पाकिस्तान दोबारा से पिछले मैच को भूल के जाए और स्ट्रेटजी ये रखे कि बेहतरीन बैटिंग करनी है, बेहतरीन बॉलिंग एंड फील्डिंग, और पूरे एंथुसियाज्म के साथ जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की एपिसोड स्पोर्ट्स ऑन की। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।